आप देख रहे हैं व्योम टीवी और मैं व्योम टीवी के स्पेज पर उमेश आपका श्रीमान स्वागत करता हूं। इससे पहले कि इस एपिसोड को आपके पास स्टार्ट करें, चंद लाइन आज की राजनीति के लिए। सियासत की इन गलियों में तमाशा रोज होता है, किसी का हक छीनता है, कोई खामोश होता है। यहां बदला लेने के अंदाज थोड़े अलग होते हैं, गिराकर अपनों को हर शख्स यहां बाजीगर बनने के लिए आगे बढ़ता है। श्रीमान, ये वो राजनीति है जिसमें कहते हैं ना, कभी मोहब्बत में राजनीति, कभी राजनीति में मोहब्बत। जी हाँ, हम बात करेंगे धनबाद जिले के अंतर्गत श्रीमान बरवड्डा थाना का 21 तारीख की वह घटना, एक ऐसा घटना जो झारखंड के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या मामला था, पूरा विश्लेषण मुझे लगता है आपके तक पहुंच गया होगा, लेकिन जो मैं आपके पास रखना चाह रहा हूं, कल आपने देखा था लाइव सेगमेंट पेज में अखलाक अंसारी, जो कि एमपी कैंडिडेट जेल के इनके तरफ से थे, उनका साथ मैंने 1-to-1 इंटरव्यू आपके पास पहुंचाया और बड़ा बारीक और तीखा सवाल के साथ मुझे लग रहा है बहुत कुछ आपको जानकारी हो गया होगा। बड़ा पिछड़ी पंचायत के मुखिया यशोदा देवी के पुत्र प्रदीप रजक और उनके पति, साथ ही साथ जेल कैंप के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के बीच में झड़प होता है। झड़प की बात आती है, वहां से झड़प के बाद एफआईआर तक नौबत आ जाता है, दोनों तरफ से टीका टिप्पणी की बात होती है और बाजार गर्म हो जाता है। श्रीमान, मैं चंद सवाल इससे पहले करूं, थोड़ा इसका विश्लेषणात्मक तरीका आपके पास जानना होगा कि आखिर ऐसा क्या मुद्दा होता है कि जयराम महतो अगर किसी बात को कहते हैं, ऐसा क्या बात होता है जयराम महतो जब किसी बात को रखते हैं, ऐसा क्या बात होता है कि जयराम महतो का जो आलोचनात्मक तरीका है दूसरी पार्टियों पर, अब वो विधायक सांसद पे नहीं, श्रीमान मुखिया पर आकर टिका हुआ है। यह बात आकर आता है धनबाद के बाड़ा पिछड़ी पंचायत की यशोदा देवी का फर्जी पैड, मुहर और हस्ताक्षर से एक व्यक्ति जिसका नाम आता है गणेश दास, कहा जाता है कि उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से लोगों की वंशावली में साइन किया, लोगों को पेड के माध्यम से उस पर हस्ताक्षर कर बहुत सारे जगहों पर, अब चाहे जहां भी इसका यूज किया गया होगा, आरोप लगा। गणेश दास को उठाकर थाने लाया जाता है। गणेश दास को उठाकर थाने लाने का पीछे एक और अब तथ्य जान जाए भैया, वो जेल कैंप के अनुसूचित जाति और जनजाति के बड़े पदाधिकारी भी हैं। अब इसकी सूचना जैसे जयराम महतो को पता चलता है, आनंद फानन में श्रीमान वो पहुंचते हैं बरवड्डा थाना। बरवड्डा थाना पहुंचने के बाद वहां पर देखा जाता है कि चलिए भीतर खाने सामंजस्य की स्थिति बनाते हुए दोनों को समझाने की बात कही जाती है। वहीं पर श्रीमान यशोदा देवी के पुत्र प्रदीप रजक भी मौजूद थे। किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती। इसका तथ्यात्मक तरीका या तो थाना प्रभारी बता सकते हैं या सीसीटीवी फुटेज बता सकता है। यहां पर जो भी व्यक्ति बोलेंगे वो दोनों एक दूसरे के तरफ में ही बोलेंगे या दोनों एक दूसरे के विपक्ष में ही जाकर बात करेंगे, इसलिए हम इसकी पुष्टि जानने का कोशिश नहीं कर रहे। बस हम ये जानना है कि थाना परिसर के अंतर्गत जो बवाल काटा गया, थाना परिसर के अंतर्गत जो बवाल काटा गया उस दिन, उस बवाल के पीछे केवल गणेश दास का मुद्दा था या वाकई इसके पीछे कोई राजनीतिक समीकरण था। जयराम महतो एक वीडियो साझा करके कहते हैं कि श्रीमान, मैं अगर किसी को इस तरह से कहूंगा तब न मैं गलत हूं। उनका कहना है कि मैंने ऐसा किसी तरह का जाति सूचक शब्द नहीं कहा है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कहा है, अंडर एस्टिमेट नहीं किया है। चूंकि मैं कुछ भी कहता हूं तो एक राजनीतिक महकमा मेरे पीछे खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है। उन्होंने यह भी दबे स्वर में खुले मंचों पर, खुले अपने प्लेटफॉर्म पर उन्होंने सोशल मीडिया का कहा है कि अगर जयमंगल सिंह पर एफआईआर की बात आएगी तो दर्ज नहीं होगी, दूसरे विधायकों पर भी एफआईआर की बात होगी तो दर्ज नहीं होगी, लेकिन मुझ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमेशा हर थाना प्रभारी आनंद फानन में तैयार रहते हैं। आखिर क्या है इसकी सच्चाई? श्रीमान देखिए, उनका अपने ही मुंह से उन्होंने ये बात कहा है कि मैं पिछले बीते दिनों जो आंदोलन की प्रक्रिया थी उसी में बहुत ज्यादा बिजी था, लेकिन अगर गलत गणेश दास ने किया और मैंने अगर कॉल किया, उसके बाद थाना प्रभारी ने उनके साथ मारपीट क्यों किया, स्पष्ट तरीके से वो कह रहे हैं। संवैधानिक संरचना के अंतर्गत किसी के साथ मारपीट करने का अधिकार किसी थाना प्रभारी को नहीं है। अब चूंकि यह हथकंडा अपनाया जाता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर थाना प्रभारी या हर थाना में श्रीमान इसको शो कॉज करके आप देख लें या जो भी बड़े अधिकारी हैं चाहे तो करके देख सकते हैं, लेकिन भैया वो ढाका 3 पात है। एक जांच करने की प्रक्रिया के अंतर्गत कड़क शब्दों का प्रयोग होता है। अब यहां मारपीट वाली बात आ गई, लेकिन वह बात जब दूसरे तरफ के तब लोग यूं कहें कि जो यशोदा देवी के समर्थक हैं या उनके जो परिवार है, वहां जयराम महतो के जो समर्थक है वहां के साथ कहा सुनी वाली बात हो जाती है। और अब आरोप किस तरीके से आगे बढ़ता है ये समझ जाए। एक तरफ से कहा गया कि मेरा गला दबाया गया, उनका जो पुत्र है यशोदा देवी का प्रदीप रजक जी,
उनके द्वारा कहा गया कि जयराम महतो ने मेरा गला दबाया, मेरा टेटुआ दबाया और मुझे धमकाने की कोशिश की गई। उनके जो भी वहां समर्थक थे, जिसमें सुशील मंडल को विशेष कास्ट करके यह बात रखा गया कि उनके द्वारा धक्का मुक्की भी की गई हमारे लोगों को, और जाति सूचक शब्द इस तरीके से अंडर एस्टिमेट किया गया कि हम बड़े हैं और आप छोटे हैं। यह आरोप की पुष्टि केवल और केवल थाना प्रभारी के जांच से पता चलेगा। दूसरी तरफ से जयराम महतो जी ने एक आवेदन देकर कहा है कि मुझसे साजिश के तहत मुझ पर जानलेवा हमला की बात की गई, हमारे लोगों के साथ छीनताई की बात की गई, तकरीबन 2.5 पौने सवा 2 लाख के आसपास का चेन मेरे जो सुशील मंडल जी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनके साथ किया गया, पैसा छीना गया। अब देखिए सच्चाई कितनी है यह तो जांच का विषय है, लेकिन प्रश्न उठता है कि थाना में बवाल कटा। अब ये एक बात आकर टिकता है, जो वीडियो साझा जयराम महतो जी ने किया उसमें उन्होंने बोला कि भैया मुझ पर एफआईआर करने के लिए थाना प्रभारी आनंद फानंद में तैयार रहते हैं। मेरा ये थोड़ा सा समझ से बाहर है, हो सकता है राजनीतिक महकमा के अंतर्गत गलियारों में चर्चा कर अगर होता है ना, कभी कभी राजनीतिक भूसंखलन भी हो जाता है, तो बरवड्डा के अंतर्गत ये राजनीतिक भूसंखलन किस पार्टी को दिख रहा है? क्या जयराम महतो के जाने से किसी को परेशानी है, या जयराम महतो खुद एक परेशानी के रूप में वहां पे पहुंच गए थे? अब सामंजस्य की स्थिति के अंतर्गत बातें तो बहुत आ रही है कि जयराम महतो चीजों को वहां पर नॉन मैनिपुलेट करने के बाद चीजों को खत्म करने की कोशिश किए, फिर वो उनके घर गए, घर पर बात सामंजस्य की हो गई, लेकिन फिर यह मामला दूसरे दिन ही इतना तुल क्यों सोशल मीडिया में पकड़ लिया? सोशल मीडिया में कोई भी तुल इसलिए पकड़ लेता है अगर राजनीतिक हस्तक्षेप किसी दूसरी पार्टी के तरफ से वर्सेस जेल के हो जाएगा तो भैया ये बढ़ेगा। भीतर खाने आरोप लग रहा कि वहां दूसरे मुखिया लोग भी पहुंचे थे और जो कि किसी एक राष्ट्रीय दल के पार्टी से वो जुड़े हुए थे। मैं किसी राष्ट्रीय दल की पार्टी का यहां तत्कालिक रूप से नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसका प्रॉपर डेटा असाइनमेंट के साथ साझा नहीं किया गया, या ना तो पुलिस के द्वारा इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई गई। अब प्रश्न उठता है कि जयराम महतो पर एफआईआर करना क्या आनंद फानंद में सही था? क्या जयराम महतो के द्वारा उन लोगों पर एफआईआर करना आनंद फानंद में सही था? दोनों पक्ष और विपक्ष की तरफ से पर रिस्पेक्टिव वे में इस बात को समझेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाती है कि यहां बदले की राजनीति का भाव वहां पर जन्म ले लिया था। यह राजनीति केवल उस मुद्दा तक नहीं टिका हुआ था कि केवल फर्जी पैड, फर्जी मोहर या हस्ताक्षर तक। अब यह दूसरा रुख अपना लिया, यह रुख अपना लिया राजनीतिक हथकंडा। कोई पार्टी वर्सेस जेल केम, वर्तमान के वहां के समर्थक वर्सेस जेल केम। अब जेल केम चूंकि विवादों के शहर में भैया एक गोता लगाने के लिए एक नई पार्टी बनी है और जो कि टीका टिप्पणी तो करती ही है, लेकिन जिस तरीके से जो अपना मुखरता जयराम महतो लाकर रखते हैं, मुझे लगता है यह भी एक किरकिरी का विषय जरूर रहा होगा। उस मुरझाए चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए जयराम महतो ने जो वीडियो में 2-3 बातें कही वो मैं थोड़ा सा राजनीतिक आधार पर आपसे कहता हूं। मुझ पर एफआईआर करना बहुत आसान है, उसके लिए तथ्य की जरूरत नहीं है, बस एक आदमी आवेदन दे दे और मुझ पर एफआईआर हो जाएगा। ये बात थोड़ा सा मुझे समझ से परे लग रहा है। एक विधायक को इस तरीके से घेरना, हाँ घेरिए ना, सदन में घेरिए ना, मुद्दों पर घेरिए ना, उद्देश्य पर घेरिए ना, कार्य पर घेरिए ना, ये सारी चीजें अच्छी लगती है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि मुझ पर जो हमला होने का साजिश था या मेरे पर ही ऐसा हमला हो जाता उस दिन कि हो सकता है जान पर भी आफत आ जाता। श्रीमान देखिए, दुनिया की तमाम चीजें, एक जनप्रतिनिधि जब जाकर किसी चीज को सामंजस्य स्थिति से खत्म करने की कोशिश करता है तो वहां दबंगई और बाहुबलीपन ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। और अगर इनके समर्थकों के द्वारा भी किया गया तो वो भी संवैधानिक संरचना के अंतर्गत बिल्कुल तटस्थता के साथ मैं कह रहा हूं इसको, ये गलत था। और तीसरा सबसे बड़ी बात, जब मामला सलट गया तो इसको पनपाने की कोशिश कौन कर रहा? क्या सोशल मीडिया के चंद लोग, या सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कोट करके सेंटेंसेस के माध्यम से इसको रखा जाता है, ये गंभीर पत्रकारिता के माध्यम से अगर इसको रखा जाए, अगर उस ऑनेस्ट जर्नलिज्म का स्किल लाकर आप इसको डिफाइन करें, तो अनलेस एंड अनटिल जब तक आपके पास एक प्रॉपर असाइनमेंट नहीं हो, प्रॉपर वर्क ना कर ले, प्रॉपर होमवर्क आपका नहीं हो, किसी भी न्यूज को फ्लैश करके चंद व्यू के लिए अगर ये किया जाता है तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषण के इस अखाड़े में कुश्ती लगाते रहे श्रीमान, लेकिन विकास की कुश्ती के अंतर्गत लोग अगर एक दूसरे का गोताखोरी के माध्यम से अपनी बात रखें तो वह ज्यादा दमदार होगा। मैं उमेश, मैंने सदैव किस चीजों की कोशिश की है कि पत्रकारिता जिंदा रहे आवाज के साथ, पत्रकारिता जिंदा रहे तथ्यात्मक तथ्यों के साथ, और पत्रकारिता जिंदा रहे उन मुद्दों के साथ जिन मुद्दों का नाम है आम जनता के बीच से निकलकर वास्तविकता के धरातल पर तैरने का एहसास करवाना। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए पूरे भारतवर्ष को जय।